गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एक्सपीरियंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। राजस्थान की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान के इतिहास की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमने इससे पिछले वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में एक ही कक्षा के अंदर जानकारी प्राप्त की थी। आज हम मेवाड़ के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन गुहिल वंश को सिर्फ एक क्लास के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी होते हैं उनको एक ही क्लास में ऐसा बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए जिसको पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगे कि हाँ, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता और छोटे मोटे एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना भी रहती है। तो अपन इसके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चलाएंगे उसके अंदर इसकी जो रही सही कसर है उसको पूरा करने का अपन प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास जो है वो मेवाड़ का इतिहास अपन शुरू करने जा रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे आज गोहिल वंश। चलो क्लास को शुरू करते हैं। मेवाड़ जो है वो सीवी जनपद का हिस्सा माना जाता है। कौन से जनपद का हिस्सा माना जाता है? सीवी जनपद का हिस्सा माना जाता है। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी है वो मध्यमिका नगरी मानी जाती थी, जो चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, 2007 के अंदर 2008 की जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी थी उसके अंदर ये मध्यमिका के बारे में पूछा गया था। मध्यमिका नगरी कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ के अंदर स्थित है। और ये किस जनपद की राजधानी है? तो इस सीवी जनपद की राजधानी है। अब मेवाड़ का एक अन्य नाम मिलता है मेदपाट। मेवाड़ का एक अन्य नाम मिलता है मेदपाट। मेव जाति की अधिकता के कारण इसको ये नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम मेवाड़ हो गया। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि मेवाड़ का दूसरा नाम क्या मिलता है? मेदपाट मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति की बहुत ज्यादा अधिकता थी। बाद में यही नाम चेंज होकर के मेवाड़ हो गया। अब मेवाड़ के जो वंश है, गोहिल वंश और सिसोदिया वंश, तो मेवाड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय व्यक्त की है, जिनमें एक विद्वान है अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार ईरान के शासक थे एक नौसे का आदिल, उनका वंशज इनको माना जाता है। मेवाड़ के गोइल वंश को किसका वंशज माना जाता है? नौसे का आदिल का वंशज इनको माना जाता है, ऐसा कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल वही अबुल फजल है जो अकबर के दरबारी कवि थे। अगले विद्वान है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। तो गुहिलों के संबंध में दो मत हो गए, एक तो अबुल फजल का, नौसे का आदिल ईरानी वंशज मानते हैं इनको, और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। गौरी शंकर ईरा चंद ओझा की अगर अपन बात करें तो गौरी शंकर ईरा चंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ जो राइटर है वो इनको विदेशी मानते हैं। और मोड़ोत नैणसी इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। इस तरीके से इनकी उत्पत्ति के संबंध में पांच अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए। अबुल फजल ईरान के नौसे का आदिल का वंशज मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मणों का वंशज मानते हैं। हीराचंद ओझा सूर्यवंशी मानते हैं। कर्नल टोड और स्मिथ इनको विदेशी मानते हैं। और मोणोत नैणसी इनको ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। मोणोत और नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। ये चीज अपन को विशेष ध्यान रखना। मोणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड इन दोनों ने मिलाकर गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। तो हमारे लिए ये भी काफी अच्छा फैक्ट है। अब शुरू करते हैं मेवाड़ के गोइल वंश को। गोइल राजवंश, अगर अपन इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक माना जाता है गुहादित्य को, जिन्होंने 566 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इनका अन्य नाम मिलता है गुहिला द्वितीय। गुहिला द्वितीय ये भी इनका नाम मिलता है। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि गुहादित्य ने मेवाड़ में गोइल वंश की स्थापना की थी। अगर अपन इनकी प्रारंभिक राजधानी की बात करें कि मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी या गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी नागदा उदयपुर मानी जाती है।
इनकी कुल देवता है वो एकलिंग जी माना जाता है। इनके कुल देवता एकलिंग जी को माना जाता है, और कुल देवी जो है वो बाण माता को माना जाता है। मेवाड़ की, मेवाड़ के गोइल वंश की कुल देवी बाण माता और कुल देवता एकलिंग जी। और ये जो समस्त शासक है मेवाड़ की, वो एकलिंग जी का दीवान अपने आप को मानते हैं। यानी कि सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में मानते हैं, वो एकलिंग जी के हाथ में मानते हैं, और खुद को उसका असिस्टेंट एक तरीके से मान के चलते हैं। ये कभी भी मुख्य जो राज सिंहासन होता था उस पर नहीं बैठा करते थे, उस पर एकलिंग जी की प्रतिमा को ही रखा करते थे। यहाँ के राज चिन्ह की बात करें अपन, तो राज चिन्ह पर एक तरफ राणा का चित्र है और दूसरी तरफ भील सरदार पूंजा का चित्र देखा जाता है। तो यहाँ के राज चिन्ह की ये मुख्य विशेषता मानी गई है। अगर मूल मंत्र या फिर यहाँ के राज चिन्ह पर जो एक वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इस लाइन को सीधा उठाकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस शाखा के संबंध रखती है। तो ये मेवाड़ शाखा से संबंधित रखती है, या मेवाड़ साम्राज्य से संबंध रखती है, तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता है। अब जो गुहिल वंश है उसके बारे में एक सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि विश्व में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश माना जाता है इसको, जिसने विदेशी आक्रमणों को विफल किया था। काफी लंबे समय तक चला है, इसलिए इसको सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश वंश माना जाता है। इस वंश के जो भी राजा हुए हैं, उन राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। यह भी अच्छा फैक्ट है। और इनका जो राज तिलक है मेवाड़ वंश का, गोइल वंश का, वो उमदरी गांव के भील सरदार किया करते थे। जब तक ये वंश चलते रहे तब तक भीलों के द्वारा ही वहां के राजा जो बनते थे उसका राज तिलक किए जाने की परंपरा बनी रही थी। तो इन राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अब चलते हैं अपन यहाँ के जो मुख्य शासक और इम्पोर्टेंट शासक है, जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं में से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पर पढ़ेंगे अपन कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज का दूसरा नाम बप्पा रावल माना जाता है। बप्पा रावल, इनका वास्तविक नाम जो है वो कालभोज माना जाता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज माना जाता है। बप्पा रावल इनकी उपाधि है। और ये जो उपाधि दी गई थी बप्पा रावल की, ये उपाधि इनको हारित ऋषि ने दी थी, और हारित ऋषि जो है इनके गुरु थे। और ये इनकी गायें चराने का कार्य करते थे। हारित ऋषि की गायें चराने का कार्य करते थे बप्पा रावल। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था हारित ऋषि ने इनको कि आप मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो फिर इनके आशीर्वाद से इन्होंने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था और मेवाड़ के राजाए बन गए थे। हारित ऋषि के कहने पर ही इन्होंने, बप्पा रावल ने, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अपन से पूछा जा सकता है कि एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे बप्पा रावल। और एक कहाँ पर बना हुआ है, तो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर ही बना हुआ है। ये अपने आप को जो है बप्पा रावल, ये एकलिंग जी का दीवान अपने आप को मानता है। क्लियर हो गया ये चीज, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं समस्त शासक। तो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस मान दी जाती है वो एकलिंग जी को दी जाती है, और सेकंड नंबर पे अपने आप को रख के चलते हैं। जो बप्पा रावल थे उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा थे मान मौर्य, उनको पराजित करके चित्तौड़ को जीत लिया था। मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये चित्तौड़ को जीतने वाला प्रथम शासक माना जाता है। बप्पा रावल को चित्तौड़ जीतने वाले प्रथम शासक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं वो बप्पा रावल ने ही चलाए थे। ये चीज भी काफी अच्छी और ध्यान रखने योग्य है। तो मेवाड़ को जीतने वाला प्रथम शासक भी बप्पा रावल, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक भी बप्पा रावल। सिर वैद्य, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना चार्लस मार्टेल से की है। अपन को ये भी ध्यान रखना है कि चार्लस मार्टेल से तुलना किस शासक की जाती है, बप्पा रावल से। और बप्पा रावल को ये उपाधि ये तुलना किसने दी थी, तो सीवी वैद्य ने ये तुलना की थी। अब एक प्रशस्ति मिली है यहाँ पर, रणकपुर प्रशस्ति। इसमें बप्पा रावल और कालभोज इन दोनों को अलग अलग बताया गया है, जबकि अपन जो पढ़ते हैं उसमें इन दोनों को एक पढ़ते हैं। तो इस प्रशस्ति के द्वारा ये चीज क्लियर होती है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। अगर अपन बात करें एकलिंग प्रशस्ति की, तो इसकी रचना जो है वो आम्र कवि ने की थी। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, एकलिंग प्रशस्ति की रचना आम्र कवि ने की थी। हारित ऋषि जो है वो लाकुलिस संप्रदाय और पशुपत संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि
निर्धारित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित है? नकुलिस या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। अब अगले शासक है जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्लट। अल्लट ने अपनी राजधानी जो है वो नागदा से हटाकर आहड़ में ट्रांसफर कर ली। आहड़ उदयपुर में को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और इतिहास में इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। तो आलू रावल की उपाधि से इनको सुशोभित किया जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हूण राजकुमारी, हूण वंश की राजकुमारी थी हरिया देवी, इनसे विवाह किया था। तो ये पहला इंटरनेशनल विवाह माना जाता है। पहला इंटरनेशनल विवाह यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाह इसको अपन मान सकते हैं। इन्होंने जो है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। नौकरशाही का मतलब सिविल सर्वेंट वाली जो स्कीम्स है, सिस्टम है, उसको इन्होंने मेवाड़ के अंदर लागू किया था। तो सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत अल्लट के समय मानी जाती है। इनकी राजधानी जो है वो नागदा से स्थानांतरण कर आहड़ को इन्होंने बनाया था और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मेवाड़ के अंदर स्थित है और ये इनका जो विवाह है वो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इनके अंदर अपन को याद रखने योग्य बात यह है कि इन्होंने हूण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की और वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब है अगले शासक वो है शक्ति कुमार। सत्य कुमार के बारे में मुख्य चीज अपन को ध्यान रखनी है कि इनके समकालीन जो है वो मालवा के शासक हुआ करते थे मुंज परमार। मालवा के शासक थे मुंज परमार। मुंज परमार के जो भतीजे थे भोज परमार, उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मुंज परिवार के परमार जो है उनके भतीजे थे भोज परमार, उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अपन से सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। किसने बनवाया था? तो भोज परमार ने बनवाया। फिर इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो मोकल ने करवाया था और इस वजह से इसका जो परिवर्तित नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम ये मोकल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर हो गया था, जैसे इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था। तो शक्ति कुमार के बारे में अपन क्या ध्यान रखना है? इसके समकालीन मालवा शासक मुंज परमार थे और इनके जो भतीजे थे मुंज परमार के भोज परमार, उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था और त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल ने करवाने के कारण मोकल मंदिर भी इसको कहा जाता है। अब है अगले शासक वो है रण सिंह या करण सिंह। इनके समय जो है ये दो भागों में विभाजित हो गया था गोहिल वंश। एक एक तरफ का जो संचालक था वो था क्षेत्र सिंह और दूसरी तरफ थे राहब। क्षेत्र सिंह ने क्या किया था? इन्होंने रावल शाखा की शुरुआत की थी और इन्होंने मेवाड़ में शासन करने का कार्य किया। रावल शाखा का जो अंतिम शासक थे वो रतन सिंह माना जाता है। पहला शासक तो किसको मानेंगे? क्षेत्र सिंह को मानेंगे। और दूसरी तरफ थे राहब, इनके भाई, उन्होंने सिसोदा शाखा की शुरुआत की थी, यानी कि इन्होंने सिसोदिया वंश की शुरुआत की थी। ये अपन को ध्यान में रखना। अब शासक है सामंत सिंह। सामंत सिंह जो है इनका विवाह प्रथाबाई के साथ हुआ था। सामंत सिंह का विवाह प्रथाबाई के साथ हुआ था। भाई प्रथाबाई कौन थी? ये प्रथाबाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बहन मानी जाती है। नाडोल जो पाली के अंदर स्थित है वहां के शासक थे कीर्तिपाल। इन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की सहायता से सामंत सिंह को हराने का कार्य किया था। तो गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की सहायता से इन्होंने सामंत सिंह को हराया था। अब ये सामंत सिंह जो है ये पराजित होने के बाद में यहाँ से भागकर वागड़ प्रदेश चले गए थे और वागड़ प्रदेश के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिले वर्तमान में वो आते हैं। तो ये भागकर यहाँ से वहां चले गए वागड़ प्रदेश के अंदर और वागड़ प्रदेश की राजधानी इन्होंने वट पद्रक या जिसका वर्तमान नाम अपन बड़ौदा देखते हैं उसको इन्होंने वागड़ प्रदेश की राजधानी बनाया था। अब फिर इन्होंने तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भाग लिया था। तो सामंत सिंह के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, अपनी राजधानी बड़ौदा बनाया था। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अगले शासक है जयत्र सिंह। जयत्र सिंह का शासनकाल जो है 1213 से 1252 माना जाता है। इनके सेनापति थे जिन्होंने भूताला युद्ध में भाग लिया था, उन सेनापतियों के नाम थे बालक और मदन।
अब बात करते हैं इनकी जो सर्वप्रथम राजधानी है। इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। इनसे पहले चित्तौड़ को राजधानी किसी ने नहीं बनाया था। तो जयद्रथ सिंह चित्तौड़ की राजधानी के चित्तौड़ को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। अब इन्होंने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए क्या किया था कि जालौर के शासक थे उदय सिंह चौहान, उन पर आक्रमण इन्होंने किया था ताकि अपने पूर्वजों का बदला ये ले सके। इनके समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। ये चीज विशेष ध्यान रखने होगी, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश इनके समकालीन माने जाते हैं। अब इल्तुतमिश ने आड़ और नागदा को लूट कर क्या है नष्ट कर दिया था। आड़ और नागदा को लूटने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। तो भारी संख्या में सेना इकट्ठी कर इल्तुतमिश को इन्होंने हरा दिया था। तो इल्तुतमिश को पराजित करने वाले शासक भी कौन हो गए? जयद्रथ सिंह हो गए। अब इनके बीच में जो है बूताला का युद्ध हुआ था 1226 ईस्वी का अंदर लड़ा गया था इल्तुतमिश वर्सेज जयद्रथ सिंह, और इस युद्ध में जयद्रथ सिंह की विजय हुई थी। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी कि बूताला का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? जयद्रथ सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, और विजय कौन हुआ था? जयद्रथ सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनके काल को मध्यकाल का स्वर्ण काल, मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। ये चीज अपन को ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा ने जैत सिंह के जो शासक काल थे उनको मेवाड़ का स्वर्ण काल संज्ञा दी है। अब अगले शासक है तेज सिंह, 1252 से 1273 ईस्वी। इनकी उपाधियां जो थी वो थी परम भट्टारक और महाराजाधिराज, ये दो उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनके समय के सबसे खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है वो है मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस ग्रंथ की रचना की गई थी इनके समय, तेज सिंह के समय। और ये रचना है 1260-61 में कमलचंद नामक चित्रकार ने, या कमलचंद नामक लेखक ने इसकी रचना की थी। चित्रित ग्रंथ है तो चित्रकार इनको अपन मान सकते हैं। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का किसके समकालीन माना जाता है? तेज सिंह के समकालीन माना जाता है। और इसके जो चित्रकार है वो थे कमलचंद। अब अगले शासक है हमारे समर सिंह। समर सिंह की जो उपाधि है वो मुख्य उपाधियों के नाम है शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, या तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, और सिंह के समान दिखने वाला। तो ये तीन उपाधि इन्होंने धारण की थी, शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, और सिंह के समान दिखने वाला। अब इनके जो पुत्र थे वो दो पुत्र थे। एक तो रावल रतन सिंह, जिनको रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है, और एक था कुंभकर्ण। इस कुंभकर्ण ने भारत छोड़कर नेपाल में चला गया था और यहाँ पर रावल शाखा की स्थापना इसने की थी। तो ये समर सिंह के दो पुत्र थे। अब चलते हैं अपने अंतिम शासक की तरफ, रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा से संबंधित रखते हैं और भील वंश का इनको अंतिम शासक अपन मान सकते हैं। इनका शासन काल है 1302 से 1303 माना जाता है। इनके समय का जो समकालीन शासक है दिल्ली का वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? इसके मुख्य कारणों को अगर अपन देखते हैं तो दो मुख्य कारण हमारे सामने आते हैं। एक तो उनके साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, और दूसरी पद्मिनी को पाने की इच्छा। अब ये जो पद्मिनी है रावल रतन सिंह की पत्नी थी। अब चित्तौड़ अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी का, उसको देखते हैं। चित्तौड़ अभियान जो है 1303 ईस्वी में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ की घेराबंदी इन्होंने की थी। 28 जनवरी 1303 को इन्होंने घेराबंदी शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी का विद्वान जो था अमीर खुसरो, वो भी इनके साथ इस अभियान के दौरान उपस्थित था, जिन्होंने ये इस युद्ध की, इस अभियान का आंखों देखा चित्रण अपने ग्रंथ में किया है। अब ये जो घेराबंदी है 28 जनवरी से जो शुरू की गई थी, ये 6 से 8 महीने तक लगातार चलती रही थी। और इस दौरान सिसोदा के जो जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह, अपने 7 पुत्रों सहित वो गति को प्राप्त हो गए थे। अब बात करते हैं अपन चित्तौड़ के प्रथम शाखे की। चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो है वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। और रावल रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय हुए थे। इस युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और जो रानी पद्मिनी है उसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। और इसमें 1600 महिलाओं ने जोहर करने का कार्य किया था। इस इससे चीज हमारे सामने क्लियर होती है कि प्रथम शाखा है वो कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। और ये युद्ध जो है वो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ा गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गए थे। रतन सिंह ने केसरिया धारण किया था और रानी पद्मिनी ने जोहर किया था 1600 महिलाओं के अंदर।
अब इस युद्ध में रतन सिंह के जो सेनापति थे वो गोरा और बादल दो व्यक्ति थे। ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये गोरा बादल रानी पद्मिनी के जो है भाई और चाचा थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो है 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ का जो कार्यभार था वो अपने पुत्र खिजर खान को सौंप दिया था। और खिजर खान को सौंपने के बाद में उन्होंने खिजर खान ने जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। इस तरीके से अपन ये देखते हैं कि चित्तौड़ पर किनका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो प्रभार है वो अपने पुत्र खिजर खान को सौंप दिया और खिजर खान ने इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अब जो चित्तौड़ अभियान है उसका आंखों देखा हाल या लाइव टेलीकास्ट करने वाले जो व्यक्ति है वो थे अमीर खुसरो, क्योंकि ये अमीर खुसरो जो है वो उनके साथ में आए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो इन्होंने अपना जो ग्रंथ है खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई, इस ग्रंथ के अंदर इसका आंखों देखा वर्णन इस युद्ध का किया है। इस युद्ध अभियान के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई से मिलती है। एक और ग्रंथ था मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था पद्मावत। इसके द्वारा ये अपन को जानकारी मिलती है कि रानी जो पद्मनी है वो चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी कैसे बनी। इस पूरी स्टोरी का जिक्र हमें मलिक मोहम्मद जायसी की किताब से मिलता है। पद्मिनी के बारे में अपन थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पद्मिनी जो है वो सिंगल द्वीप श्रीलंका के अंदर राजा गंधर्व सेन की बेटी थी और इनका विवाह जो है वो रावल रतन सिंह से हुआ था। अब रावल रतन सिंह से विवाह होने के लिए एक रीजन था, इन पद्मिनी के पास में एक हीरामन तोता हुआ कर। ये हीरामन जो तोता है ये इंसानी भाषा बोल सकता था। तो रानी पद्मिनी के कहने पर ये हीरामन तोता उनके लिए एक अच्छे और सुंदर योग्य वर की तलाश में चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। और चित्तौड़गढ़ में जो रावल रतन सिंह है उनके महल के झरोके पे आकर बैठता है और उसकी महिमा का वर्णन करता रहता है रानी का। तो वो उसको पसंद आ जाती है रावल रतन सिंह को। तो उसको पाने के लिए श्रीलंका पहुंच जाते हैं और लगभग 11-12 सालों तक वहां पर तपस्या करते हैं और फिर उससे विवाह हो जाता है इनका और उसको लेकर ये चित्तौड़ में आ जाते हैं। तो इनका विवाह रावल रतन सिंह से हो जाता है। पद्मिनी का जो सौंदर्य है वो हीरामन तोते के माध्यम से रावल रतन सिंह को बताया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी को इसके जो सुंदरता है उसके बारे में राघव चेतन एक तांत्रिक थे जो रावल रतन सिंह के दरबार में रहते थे। उन्होंने उसको जाकर बताया था। जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से बहिष्कृत कर दिया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया था और अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने बताया था कि आपकी जो पटरानियां हैं रानियां हैं वो तो पद्मिनी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। वो इतनी खूबसूरत है कि जब वो पानी पीती है ना तो उसके गले से उतरता वो नजर आता है। तो उसको ज्यादा पसंद आ गई और फिर इसने उसको ऐसा भड़काया कि वो तो आपकी पत्नी होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से हमने आज मेवाड़ की गुहिल शाखा के बारे में विस्तार से जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे नंबर जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, उन पर सीधा कॉल करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपकी हर एक समस्या का समाधान त्वरित गति से होना चाहिए ताकि आपकी परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो सके। जय हिंद, जय भारत।